जहाँ पे एआई जो है वो जॉब जो है बहुत से कैंडिडेट्स की जो है वो जॉब को रिप्लेस कर सकता है। सर क्या लिंक्डइन से सच में जॉब मिलता है क्या? कि एक आईटी फाउंडर होने के नाते कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आपके ओपिनियन में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो यार मुझे जब भी मौका मिलता है आईटी प्रोफेशनल के साथ वीडियो बनाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ उनके अंदर के चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लाइक क्या चल रहा है आईटी इंडस्ट्री में आजकल, कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ में जुड़े हैं अंश सर, जो कि 10 सालों से लुधियाना में एक आईटी कंपनी रन कर रहे हैं। उनके साथ एक काफ़ी डीप डिस्कशन किया है मैंने पूरे आईटी इंडस्ट्री के फील्ड के बारे में। तो वो वीडियो जरूर देखना लास्ट तक, बहुत मजा आएगा, बहुत चीज़ें हमने एक्सप्लोर की। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच हनी। बेसिकली आई एम अंशु वनेजा, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन। हम एक आईटी कंपनी रन कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 10 ईयर से। हम डिफरेंट सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, एडुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। We are also offering services related with the development of different products. We are helping clients to achieve their business lines and their goals. So there are plethora of services we are working into for the last 10 years, and all are related with the IT solutions and IT development or different products. ओके सर, तो अभी आईटी ट्रेंड्स की बात हो रही है। Yeah. तो अभी आईटी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड्स है वो किस चीज़ की ट्रेंड्स चल रही है? देखिए सनी, ये बहुत ही एक जनरलाइज चीज़ हो गया है। आज आईटी सबकी लाइफ में बहुत इमेंस लेवल पे पेनिट्रेट हो चुका है। एज वी ऑल नो, टुडेज वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी। With the touch of your finger, you can just tap into the powerful resources of the world. You can communicate with the people. You can visit the most amazing libraries. This is all happening just because of the technology. And when we talk about technology, the technology is emerging day by day. इमर्जिंग मीन्स जो इवॉल्व हो रही है, क्योंकि ये जो आईटी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, ये बहुत ही डायनेमिक है और इसमें अपडेटेड चीज़ें, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ बहुत रैपिडली हमारे लाइफ में पेनिट्रेट कर रही हैं। तो एज ए टेक गाय या एज अ टेक एस्पिरेंट जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहा है, उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है। जो टेक्नोलॉजी जितनी इमर्ज होगी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें आज के प्रेजेंट सिनारियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी ऑल नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एआई, डेटा साइंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, दीज ऑल आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इवन आज टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन ऐसा है कि कुछ नए डोमेन्स हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जिनोमिक्स एक ऐसा डोमेन है जिसके बारे में अभी आने वाले यूथ को पता होना चाहिए कि कैसे आईटी जो स्टफ़ है वो किस तरह से आपको हेल्प करता है आपके डीएनए को स्कैन करने में, फर्दर आपको एनालिसिस करके बताने के लिए। तो ऐसे बहुत से आईओटी हमारे लिए स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है आजकल। जब हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमें सिक्योर बनने में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बनाने में हेल्प कर रहा है। सो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी विच आर इमर्जिंग दीज डेज। आईटी इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी का रोल क्या है, एंड आने वाले टाइम में क्या साइबर सिक्योरिटी का डिमांड्स और ज़्यादा बढ़ने वाली है? देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो डोमेन है या जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, itself is a word. This word basically entitles in order to empower the security. The security concerns आज बहुत ज़्यादा है, इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। मेजर सिक्योरिटी concerns are prevalent in this industry. Cyber security has been playing a vital role in implementing the security at the organization level as well as for the individual level. ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को सिक्योर करना है। जब बात करते हैं इंडिविजुअल की तो उसकी डेटा प्राइवेसी की बात है, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात है। इसके अलावा आज जितना भी डेटा है वो डेटा सेंटर से क्लाउड के ऊपर है, तो क्लाउड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो इन सब पैरामीटर्स को सिक्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि यूज़र्स का डेटा सिक्योर है, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ का डेटा सिक्योर है, आप जो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं, आप जो वेब एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं वो सब सिक्योर है, आपका डेटा कहीं ब्रीच नहीं हो रहा, एंड आपके जो नॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन के ट्रांजेक्शंस हैं वो सिक्योर हैं, आप जो चैनल्स यूज़ कर रहे हैं, मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ये सिक्योर है। ये सारी चीज़ें जो इंश्योर करती है वो साइबर सिक्योरिटी है। तो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इमेंस लेवल पे हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को और इंडिविजुअल को। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से इंटरनेट का यूजेज बढ़ रहा है, इंटरनेट की जो यूजेज एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ से लेके ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक है, उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और डेफिनेटली
ये आगे भी पे करता रहेगा और इट इज़ गोइंग टू हेल्प everyone out there who are related with any sort of technology or any sort of environment which is related with the internet and any sort of public network. हम लोग भी जैसे देख रहे हैं धीरे धीरे साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रही है एंड बहुत सारे अटैकर्स होते हैं जो कई लोग के वेबसाइट्स पे अटैक भी करते हैं एंड तो क्या जो डेवलपर्स होते हैं फुल स्टैक डेवलपर होते हैं या कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर है क्या वो डेवलपमेंट के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, आज डेवलपमेंट का जो सिनेरियो है दैट हैज़ टू बी इवेंचुअली सिक्योर वेब डेवलपमेंट या सिक्योर ऐप डेवलपमेंट। आज जितने भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस हैं या जितने भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं एज ए यूज़र एंड एज अ एंड यूज़र एंड, तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कोई ऐप जो यूज़ कर रहा हूँ या मैं जो वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ वो कितना सिक्योर है। तो वो वेबसाइट या ऐप किसने डेवलप की है? ऑब्वियसली डेवलपमेंट की टीम ने डेवलप की है। अब डेवलपमेंट की टीम्स डिफरेंट लेवल पे काम करती है, तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है एक कंपनी के लिए जिसके हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल के लिए जो वो यूज़ कर रहा है एंड यूज़र, कि वो सिक्योर है कि नहीं है। अब ये सिक्योरिटी इंश्योर कौन करेगा? डेफिनेटली दो डेवलपमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया है, और वो एंड यूज़र हैज़ टू बी कॉन्शियस अबाउट वो प्रोडक्ट आपका सिक्योर है नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योर करना। और ये डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, अब डेवलपर जब कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो नॉर्मल प्रोसेस में हम कन्वेंशनली अगर बात करें ट्रेडिशनली, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर कंसर्न नहीं रहा, या कहें कि हम अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस की कमी की वजह से सिक्योरिटी को एक मेजर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको मेजर कंसर्न नहीं माना गया, तो डेवलपर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉम्प्लायंस को फॉलो करना चाह रही हैं, उनके गवर्नेंस किए जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सिक्योर। तो जो डेवलपर्स हैं उनको सिक्योर वेब डेवलपमेंट, सिक्योर ऐप डेवलपमेंट, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके बारे में अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर द पीपल हु आर इनटू डेवलपमेंट फील्ड, डेफिनेटली दे शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स विद एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जो एंड यूज़र यूज़ करने वाला है, और अपनी डेवलपमेंट को वो रिफ़ाइन करें, उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करना और कैसे उसको हम उन जो कंसर्न्स हैं या जो ड्रॉबैक्स हैं डेवलपमेंट के अंदर आए, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं बग्स, या और स्पेसिफिकली बोलना चाहो तो वल्नरेबिलिटीज़। क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से? मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर आपको मालूम नहीं है कि किस तरह की वल्नरेबिलिटी है। वो वेबसाइट किसी डेवलपर ने किसी भी टीम मेंबर ने किसी कंपनी के बना के एंड यूज़र को दी हुई है, और एंड यूज़र उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए उस वेबसाइट को विजिट कर रहा है, और एंड ऑफ द डे उसको मालूम होता है कि मेरा डाटा ब्रीच हुआ है या मुझे किसी तरह का लॉस फेस करना पड़ा है, और वो समझ नहीं पाता ये क्यों हुआ है। जस्ट बिकॉज वो वनरेबल साइट को विजिट किया था और वो लॉस या जो थ्रेट है उसको फेस करना पड़ा, क्योंकि वो जो वल्नरेबिलिटी थी वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट थी। उसको रिमूव करना या ये आइडेंटिफाई करना कि वनरेबल है या नहीं है, या किस तरह की वल्नरेबिलिटी है, ये इंश्योर करना डेवलपर का काम था। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की टीम के डिफरेंट मेंबर्स, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं पैन टेस्टर्स, ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ ना हो वेबसाइट के अंदर। तो मैं अंडरस्टैंड करना चाहूँगा कि इफ़ आई जस्ट लाइक टू एम्फसिस कि एक वेब डेवलपर को ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स विद दैट वल्नरेबिलिटी। तो अगर वो उसकी अवेयरनेस रखता है साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली अपनी डेवलपमेंट को रिफाइन कर सकता है और उस तरीके से डेवलप करेगा कि तो एंड यूज़र सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उसको यूज़ कर पाए और वो अपने डेटा के बारे में इंश्योर रहे कि मेरा डेटा या मेरा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि हमने पहले बात किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने बताया, तो क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह जो है अपनी डिमांड मार्केट में बढ़ा रही है? डेफिनेटली देखिए, जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि ब्लॉकचेन इज़ बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइबर सिक्योरिटी इटसेल्फ। जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, उसमें बहुत से प्रॉस्पेक्ट्स हैं या बोल सकते हैं कि बहुत सी लेयर्स हैं जहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा कंपोनेंट्स। साइबर सिक्योरिटी में बहुत मेजर कंपोनेंट जो रहते हैं वो, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है आपका डेटा का इंटेग्रिटी। डेटा की इंटेग्रिटी का मतलब है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन चाहे रिलेटेड है किसी पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका कोई फाइनेंशियल कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शन है, कैसा भी, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन के दौरान डेटा है, यानी मान लीजिए अगर मैंने आपको ट्रांसफ़र किया कुछ 100 अमाउंट्स
और किसी ने उसको ईव्सड्रॉप किया या उसमें मॉडिफिकेशन किया, जिसको हम स्पेसिफिकली अगर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में मैन इन द मिडल अटैक, तो उसको उसने चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और आपको जो अमाउंट है वो बेसिकली किसी और फॉर्म में मिला, यानी ट्रांजैक्शन जो है वो एक्चुअली मॉडिफाई हुई, यानी डेटा इंटेग्रल नहीं रहा। इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत से सिक्योरिटी पैरामीटर्स या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी सिक्योरिटी डिमेंशन है या ऐसा टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इंश्योर करता है कि ऐसा इम्यूटेबल एक ऐसा लेजर बनाया जाए जिसमें पूरा डिटेल रहे आपकी ट्रांजैक्शंस को लेके, आपकी पेमेंट्स को लेके, ताकि जब हम उसको रिट्रीव करें दोनों एंड पे तो हमें वो मॉडिफाई हुई ना मिले। और ये ऐसा लेजर है जिसको नॉर्मली कोई ईव्सड्रॉप करके या कोई साइबर अटैक करके मॉडिफाई करने की कोशिश ना कर पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, इसका रोल अभी तक जितना भी है, इसने अपनी जो इम्पैक्ट है वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट किया है कि हर तरह की इंडस्ट्री आज ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। जब हम किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर, नेट बैंकिंग के ऊपर जा रहे हैं, वो ब्लॉकचेन की हेल्प ले रहे हैं कि ताकि कस्टमर्स की जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर रहें। और ब्लॉकचेन का जब ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड कि आने वाले कुछ टाइम में, फॉर एग्जांपल विद इन अ फ्यू ईयर्स, ये जो रेशियो है, जैसे ग्रोथ है, दैट विल इंक्रीज टू 46.40% इन दिस इंडस्ट्री। तो ब्लॉकचेन का जो इम्पैक्ट है और उसका जो रोल है वो इंडस्ट्री समझ पा रही है और वो इस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए रेडी है। इसीलिए जो इसका ग्रोथ रेट है बहुत ही ज़्यादा लार्जर लेवल पे इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हर तरह की इंडस्ट्री, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल इशूज़, ये समझ पा रहे हैं। और आज एक इंडिविजुअल भी जब हम बात कर रहे हैं आज डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, आजकल हर कोई एम्पावर्ड है टेक्नोलॉजी के साथ, आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ हैं, आपके पास डिवाइसेस हैं। तो अब जब बात करते हैं स्टॉकिंग की, तो आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो माइनिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ताकि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसी भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सिक्योर रहें। तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। यस सर। तो अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एआई। जैसा कि एआई अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में है, तो क्या सर एआई जो है 2024 में बहुत लोगों को आपने देखा होगा कंपनी से फायर कर दिया गया। बहुत सारे लोग, कोई कंपनी 20,000 फायर कर रही है, कोई 35, कोई 45,000, ऐसे लोगों को फायर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ एआई के आने से लोगों के जॉब का जो इनसिक्योरिटी थी वो ज़्यादा ही बढ़ने लगी। तो आपको क्या लगता है, अभी जो स्टूडेंट्स है उन्हें एआई सीखना चाहिए या फिर एआई के साथ वर्क करना चाहिए? क्या एआई सच में लोगों का जो है जॉब ले रही है? देखिए, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लोगों की जॉब्स गई हैं, मैनी पीपल हैव बीन ले आउट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज़। लेकिन ये जो ले ऑफ हुआ है, क्या एआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये हम श्योर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमें एम्फेसिस देना पड़ेगा, दोबारा से सोचना पड़ेगा। एआई इज़ नॉट ओनली द फैक्टर फॉर ले ऑफ। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, there are number of the other factors like for example we have been facing for so many years जो कन्फ्लिक्ट्स हैं नेशंस के बीच में चल रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो ओवरऑल एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर रिसेशन है। अगर हम इस वक्त बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, कनाडा, यूएस एंड यूके इटसेल्फ, वहाँ रिसेशन है। तो जॉब तभी प्रोड्यूस होता है जब आपके पास इंडस्ट्री नॉर्मल लेवल पे ग्रो कर रही होती है और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, मतलब क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जब रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएं तो डेफिनेटली उसका मार्केट के अंदर जो इम्पैक्ट है वो दिखता है। रही बात एआई की, व्हेन वी टॉक अबाउट एआई ओनली, डेफिनेटली जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी डोमेन की बात करते हैं, उसके दोनों तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मेजरली रहेगा, जहाँ पे एआई जो है वो जॉब जो है बहुत से कैंडिडेट्स की जो है वो जॉब को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन किस तरह की जॉब रिप्लेस होंगी, इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी तरफ से एक फैक्ट या एक रिपोर्ट दी गई है कि बाय 2030 जॉब्स इक्वलेंट टू 300 मिलियन विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई ओनली। ऑब्वियसली इट्स अ मैटर ऑफ वरी। लेकिन पैरेलली अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की जॉब्स आएंगी, जॉब्स एआई वही रिप्लेस करेगा जहाँ रेपिटेटिव होगा, जहाँ रिडंडेंसी होगी। फॉर एग्जांपल बुक कीपिंग की जॉब्स, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस की जॉब,
या जैसे हम बात करते हैं कि डेटा को एनालाइज करना बेसिक लेवल पे और उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, ये रिपीटेड स्टफ्स हैं। यहाँ यही रिप्लेसमेंट डेफिनेटली दे सकती है। जैसे आपने आज देखा होगा कि अगर हम पहले लोन एप्लीकेशंस की बात करते थे तो लोन अप्रूवल करवाना हो तो हम किसी लोन ऑफिसर्स के पास या जाते थे और वो एनालिसिस करता था हमारी पूरी क्रेडिट्स के बेसिस पे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस की बेसिस पे, और उसके बाद वो लोन सेंक्शन करने के लिए हाँ या ना आपको स्टेटस क्लियर करता था। आज ये सारा काम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स एक ऐप की फॉर्म में, AI इनेबल्ड ऐप की फॉर्म में आपको एक लोन असिस्टेंट के तौर पे आपको वो अप्रूवल या डिसअप्रूवल दे सकती है। तो आप देखिए, एक लोन ऑफिसर की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर AI मेरे लिए वो कर सकती है तो मुझे किसके लिए ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेंसी का काम है। अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल अकाउंटेंसी का जो काम है वो कितने सालों से हम ट्रेडिशनली अकाउंटेंट्स की तरफ से करवा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स अकाउंटेंसी को मेंटेन करने के लिए आ रहे हैं वो AI इनेबल आ रहे हैं, उनके अंदर AI के फीचर्स हैं। तो जो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस, करंट स्टेटस और जो बेसिक अकाउंट्स मैनेजमेंट है वो खुद कर सकता है। ऐसी जॉब्स हमारे लॉस पे है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं, क्योंकि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, तो अगर AI टेक्नोलॉजी के कुछ प्रॉज या आप बोलें लाइक कॉन्स हैं, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव साइड ये है AI बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी करेगा। लाइक हम देख सकते हैं कि क्योंकि AI जो है आपको हेल्प कर रहा है ऑटोमेशन के अंदर। अब बहुत से लोग हैं जो चीज़ों को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं, इंडस्ट्री ऑटोमेशन में जा सकती है, आप अपने डेवलपमेंट को ऑटोमेशन में लेके जा सकते हैं। तो AI ने अपना इम्पैक्ट दिया है, तो AI को डेवलप करने में, उसको इवॉल्व करने में बहुत से इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं कि हम AI का जो अवेयरनेस एकदम से इंडस्ट्री में आया अभी कुछ देर पहले, एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया इस इंडस्ट्री के अंदर, ChatGPT, जो सबको मालूम है कि OpenAI कंपनी का प्रोडक्ट है। गूगल भी पहले इस रेस में शुरू से रहा है। उन्होंने पहले बार्ड इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद ये OpenAI ने एक बार रेवोल्यूशनरी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया ChatGPT के नाम से, जिसके बारे में लोगों को, एक लेमन को मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही जो ChatGPT का इम्पैक्ट लोगों को पता चला, लोग AI के बारे में जानना शुरू किए। उनको ChatGPT के बारे में मालूम हुआ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि AI का प्रोडक्ट है। वहाँ से कोरिलेशन हुआ। तो बेसिकली कोरिलेशन कैसे बनता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो आपको लाइफ में किस तरह से हेल्प कर रहा है, आपको बेटरमेंट कैसे दे रहा है, सफिशिएंट कैसे, या बेटर एक्सपीरियंस कैसे दे रहा है। तो आज चाहे डेवलपमेंट की बात करें, हमारे पास AI के बहुत से टूल्स हैं जो एक डेवलपर को हेल्प कर सकते हैं, एक डिज़ाइनर को हेल्प कर सकते हैं, एक कंटेंट राइटर को हेल्प कर सकते हैं। तो AI कहीं ना कहीं बहुत सी अदर जॉब्स प्रोड्यूस भी कर रहा है। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं जो ये एक आस्पेक्ट लेके बैठे हैं, फॉर एग्जांपल डेवलपर को लगता है कि अगर मेरा जो काम है वो AI ही कर देगी तो मैं क्या करूँगा। ऐसा नहीं है। एक जो बेसिक एसेंस है AI को इंट्रोड्यूस करने का वो ये रहेगा कि डेवलपमेंट की नॉलेज अब बेसिकली डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, वो बेसिक कभी रिमूव नहीं होने वाला। हाँ, AI के कैसे टूल्स हैं जो आपको डेवलपमेंट को और बेटर तरीके से करने में हेल्प कर सकते हैं और रैपिड करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि AI आपको एक्यूरेसी देती है, AI आपको रैपिड और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट देती है। तो जो डेवलपर्स हैं उनको बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, AI आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और जो डायरेक्शन है ऐसे टूल्स की या प्रोडक्ट्स की, वो इसी तरह से आपको असिस्ट कर सके, आपको बेटर आउटपुट दे सके, मोर प्रोडक्टिव थिंग्स शुड कम अक्रॉस। तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। येस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर हम जॉब्स को छोड़ के बात करें तो AI की एवोल्यूशन जो है वो बहुत फास्ट हो रही है। प्रेजेंट की हम बात करें तो AI की हम जो एप्लीकेशन सोसाइटी में देख पा रहे हैं, चाहे वो ड्राइवरलेस कार है, दैट इज़ ऑल अबाउट आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। लेकिन इंडस्ट्री में एवोल्यूशन इतनी फास्ट हुई है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में एक नॉर्मल इंडिविजुअल को या एक लेमैन को अवेयरनेस नहीं है। ये जो जनरल इंटेलिजेंस है ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव छोड़ सकती है अगर इसको कंट्रोल्ड वे में ना इवॉल्व किया गया या इसको डेवलपमेंट का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ना किया गया। बिकॉज इसकी फर्दर जो स्टेजेस हैं दैट कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एंड ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है। इनके बारे में बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, स्टीफन हॉकिंग्स ने, इवन एलन मस्क ने भी अवेयर किया है कि वी हैव टू क्रिएट AI बट इन टू कंट्रोल्ड मैनर ओनली। सो ये चीज़ें हैं
और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली प्रॉस एंड कॉन्स तो हमें देखने को मिलेंगे। देन सर अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर का। जी। अगर जो कोई एक स्टूडेंट यहाँ से प्रोफेशनल तरीके से फ्रंट एंड करता है, लुधियाना की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसे लुधियाना में कितने हाईएस्ट पैकेज के लगेंगे, या अगर कोई फुल स्टैक किया हुआ है तो उसे लुधियाना में कितना हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है, या फिर हमें लुधियाना के बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी हाईएस्ट पैकेज के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि कोई या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उन्हें मिले ताकि वो हाईएस्ट कर सके वहाँ से। एंड क्या फ्रंट एंड बैक एंड के साथ साथ डीएसए जरूरी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए? देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, आपने मेंशन किया एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और एक आपने मेंशन किया पर्टिकुलरली फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ऑब्वियसली बैक एंड, एंड हम जब बात करते हैं उनको इंक्लूड करके तो फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी स्पेसिफिकली डिफरेंट रहती हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ जो प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, गूगल, IBM, ऑल दिस कंपनीज, उनके लिए स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक कैंडिडेट की अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, तो ये कंपनीज जो स्किल एस्पायर करती हैं, जो वो चाहती हैं कि कैंडिडेट के पास वो स्किल हो, वो होगा कोडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डेफिनेटली नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ये तो आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं। और इनको स्पेसिफिकली ऐसा नहीं चाहिए कि पर्सन कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा है या बैक एंड पे काम कर रहा है जब तक उनकी पर्टिकुलर डोमेन रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं पर्टिकुलरली फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्रेशर्स से ये तीन चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बेसिस पे। और ऑन द अदर हैंड जब आप बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की या बैक एंड डेवलपमेंट की, और ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आप क्या टेक्नोलॉजी का फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है फ्रंट एंड के लिए और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हमारे पास बैक एंड के लिए। और पर्टिकुलरली अगर बात करें फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट में आपका फ्रंट एंड के लिए मल्टीपल स्टैक्स अवेलेबल हैं, बैक एंड के लिए भी आपके पास बहुत सी टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं। तो फ्रंट एंड बैक एंड बोथ स्टैक को हम ऑप्शन देते हैं, मर्न स्टैक, मीन स्टैक, ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास मार्केट में इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं। अब इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी किसी ने जावास्क्रिप्ट को बेस बनाया है कि, और इसके अलावा जो स्टैक्स हैं वो पाइथन के साथ स्टैक्स अवेलेबल हैं, तो ऐसे मल्टीपल स्टैक्स अवेलेबल हैं। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स की, तो फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट अभी भी इंडस्ट्री में है। अब इंडस्ट्री कैसी है वो डिपेंड करेगा आपके डेमोग्राफिक्स के ऊपर। अगर आप बात करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, बात करते हैं हमारे रीजनल इंडस्ट्री की, आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया लुधियाना, व्हेन वी आर रिजाइडिंग इन दिस सिटी, तो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं जो डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली लुधियाना में बहुत सी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें इस डेमोग्राफिक से बाहर, अगर हम कंपैरिजन करें कि हम NCR बात करें, साउथ की इंडस्ट्री की, बेंगलोर, हैदराबाद, तो वो कंपैरिजन पैकेजेस में बहुत डिफरेंस आएगा। लेकिन एक बिगिनर को प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बिगिनर को स्टार्ट देने के लिए यहाँ डिसेंट, जो आज की प्रेजेंट की बात करूँ मैं, एक फुल स्टैक डेवलपर को, एक फ्रंट एंड डेवलपर को मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो अच्छे डिसेंट पैकेज ऑफर कर रही हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से टेक्नोलॉजी सीख के गए हैं, वो बहुत अच्छी कंपनीज़ के अंदर, लुधियाना, इवन अदर कंपनीज जो डिफरेंट रीजन्स में एक अच्छे स्टार्टिंग पैकेजेस के साथ काम कर रहे हैं। तो पैकेजेस का जो डेफिनेटली एक चीज़ फैक्टर डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, सेकेंडली कैंडिडेट के कैलिबर पे भी वेरी करेगा, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से वेरी कर सकती है। कोई मर्न स्टैक यूज़ कर रहा है, कोई मीन स्टैक यूज़ कर रहा है, कोई जावा को स्टैक यूज़ कर रहा है, तो ये वेरी करेगा। लेकिन डिसेंट पैकेजेस की बात करें तो बिगिनिंग में अगर हम पर मंथ सैलरीज की बात करें तो 20,000 22,000 से बिगिनिंग एक जर्नी जो है वो लुधियाना में एक फ्रंट एंड डेवलपर या एक फुल स्टैक डेवलपर स्टार्ट कर सकता है। सर क्या लिंक्डइन से सच में जॉब मिलता है क्या? क्योंकि अगर जो मैं अपने एक फ्रेंड की बात करूँ, उसने मास्टर किया हुआ है एंड 50+ वो अप्लाई अभी तक कर चुका है, तो उसे अभी तक कोई भी अप्लाई का रिप्लाई नहीं आया उधर से। जी जी, हाँ जी, तो क्या आपको क्या लगता है एक्चुअल में लिंक्डइन जॉब प्रोवाइड करती है? देखिए, लिंक्डइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल्स के लिए, किसी भी डोमेन के, किसी भी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के लिए है। लिंक्डइन एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है कंपनीज़ के लिए, अच्छा टैलेंट ढूंढने के लिए, टैलेंट एक्विजिशन के लिए, और ऑब्वियसली इंडिविजुअल के लिए जॉब्स सीख करने के लिए और जॉब्स में अपने सूटेबल प्रोफाइल्स के अंदर ऑप्शंस ढूंढने के लिए।
इट कुड बी वेरी जनरलाइज थिंग अगर हम कहें कि लिंक्डइन जॉब दे रहा है या नहीं दे पा रहा, डेफिनेटली जो चीज़ बनी उसके लिए और बहुत सोशल जो उसका नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली लिंक्डइन हेल्प करता है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ ये चीज़ें वेरी करेंगी कैंडिडेट के इंडिविजुअलिटी के ऊपर, उसने एक्चुअली अपने आप का प्रोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। हाँ जी। बेसिकली जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि कैंडिडेट के रिज्यूम के अंदर उसका स्किल सेट प्रॉपरली मेंशन हो और उसने उस स्किल्स के अंदर पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में की हों। इसके अलावा क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा रिसेशन भी है, इसलिए जब आप एग्जांपल कोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हो सकता है, उस वजह से नहीं हो पा रहा। बट अगर वो 2-3 चीज़ें अपने प्रोफाइल के अंदर मेंशन करें, लाइक जैसे मैंने बोला प्रॉपर स्किल सेट जो उन्होंने जैसे मर्न स्टैक या मीन स्टैक सीखा है उसके बारे में प्रॉपर मेंशन किया जाए और उसी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मेंशन हो जो कहीं ना कहीं रियल टाइम नेचर से हो। थर्ड, अगर वो थोड़ा एफर्ट करके अपने ही डोमेन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस को एक्वायर कर ले, ये चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल को यानी आपके रेज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट देती हैं सामने वाले एम्प्लॉयर के पास। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐड ऑन होना स्टैक के अंदर आपके प्रोफाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिंक्डइन के ऊपर जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है या आपको चूज़ करने के लिए कोई एम्प्लॉयर अप्रोच करता है तो लिंक्डइन अपने आप आपका रैंक क्रिएट करता है। मैं बता रहा हूँ, लिंक्डइन की बात करते हैं तो जब आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, लिंक्डइन भी आपको फ्री सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। लिंक्डइन कैसे हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली आपकी फिल्ट्रेशन में तो हेल्प करता ही करता है एम्प्लॉयर के पास। लिंक्डइन की भी कुछ सर्टिफिकेशन अगर स्टूडेंट एक्वायर कर लेता है या अगर बात करें कोई इंडिविजुअल जो जॉब सीख कर रहा है, लिंक्डइन की अगर सर्टिफिकेशन एक्वायर करता है तो जब भी एम्प्लॉयर्स की कोई रिक्वायरमेंट आएंगी तो जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट लिंक्डइन की सर्टिफिकेशन रिक्वायर करके रखा हुआ है वो पहले रैंक में ऊपर उसको फिल्टर करके दिखेगा कैंडिडेट को। तो इस तरह से लिंक्डइन को यूटिलाइज करना सही से तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लिंक्डइन डेफिनेटली बहुत लार्जर लेवल पे बहुत से लोगों को जॉब प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वेल कर रहे हैं लोग। मीन्स ये ज़रूरी है हाउ टू अप्लाई। या ऑब्वियसली अपने प्रोफाइल को कैसे आप रिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। क्या आपको लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप बहुत ही ज़रूरी है एंड ज़रूरी है तो वो किस तरह से इसे अचीव कर सकते हैं? अगर जो वो अपने रीजनल स्टेट में है तो वहाँ कैसे कर सकते हैं? देखिए, इंटर्नशिप बहुत एक इम्पैक्टफुल चीज़ है किसी कैंडिडेट के करियर को रिफाइन करने के लिए या जो कैंडिडेट जो बिगिन करने वाला अपने करियर को, इंटर्नशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि जो इसका बेसिक एसेंस है वो ये है राइट मेंटोरशिप इन अ राइट इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि आपको जो इंटर्नशिप है वो पर्टिकुलर आप ही के एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपके जो स्किल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड हैं उसी के अंदर मिलना और एक राइट मेंटोरशिप के पास मिलना बहुत ज़रूरी है। इंटर्नशिप डेफिनेटली कैंडिडेट को सीक आउट करना चाहिए जो उसको लगता है कि मैंने पर्टिकुलर एक लेवल पे स्किल्स एक्वायर कर लिए हैं और उसको और बेटर तरीके से इवालुएट करने के लिए और उसको और शार्पन करने के लिए इंटर्नशिप इज़ अ वाइटल थिंग जो अपने करियर को आपको रिफाइन करने में वो यूज़ कर सकता है। तो कॉलेज स्टूडेंट की जब बात करते हैं डिफरेंट डोमेन्स में लोग काम कर रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में जो या आईटी एजुकेशन के अंदर या कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के अंदर जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे हैं अपना करियर या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट जो है उनके एकेडमिक जो करिकुलम्स हैं या उनके जो रिस्पेक्टिव बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है जिसको उनको पूरा करना होता है, उनको फुलफ़िल करना होता है। अदर देन दैट जो इंटर्नशिप्स है वो कैंडिडेट अगर उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं भी है उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटर्नशिप अपने पर्सनल लेवल पे भी एक्वायर करने की या अप्रोच करने की कोशिश करनी चाहिए किसी राइट कंपनी के पास जो उस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट है पर्टिकुलरली बात करें वो डिलेमा में रहता है, उसको एक वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है कि मैंने इंटर्नशिप के बारे में सुना है और आजकल हर कोई इंटर्नशिप एक्वायर करना चाहता है तो वाई शुड नॉट आई अप्लाई फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप। लेकिन वो रैशनली ये प्लान नहीं कर पाता कि मेरे लिए मेंटोर कौन इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसी कंपनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और मैं किस तरह की इंटर्नशिप एक्वायर करूँ। सिर्फ इंटर्नशिप एक्वायर करने के लिए इंटर्नशिप अप्रोच नहीं करना चाहिए, राइट डोमेन में जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और ऑब्वियसली आपका मेंटोर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंडर आप काम करने चाह रहे हो। तो आई रियली बिलीव इंटर्नशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर फॉर अ बिगिनर।
क्या कॉलेज स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं? ये बहुत ही जनरलाइज एक चीज़ है जो आप मेंशन करना चाह रहे हैं। देखिए, कॉलेजेस के अंदर डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे पास आज प्लेथोरा ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस अवेलेबल हैं। जब हम टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन रेंडर करने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट कोर्सेज रेंडर कर रही हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, कोई इंजीनियरिंग की फॉर्म में, कोई एप्लीकेशंस की फॉर्म में। कॉलेजेस डेफिनेटली अवेयर हुआ है टेक्नोलॉजी को लेके, इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स उनको लेके, लेकिन ये एक जनरलाइज चीज़ रहेगी कि सभी कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मैनेजिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ देखी गई है कॉलेजेस के अंदर, सब कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल एम्फेसिस को नहीं फोकस किया जा रहा है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ ज़्यादा उनका एम्फेसिस है, या आप कहिए कि इंपॉर्टेंस जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे रही है। तो कहीं ना कहीं वो गैप बहुत बड़ा आ जाता है स्टूडेंट्स के पूरे प्रोफाइल या रेज्यूमे के अंदर, बिकॉज उसने एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अगर हैं भी तो उनको प्रैक्टिकली इम्पार्ट नहीं किया गया है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो वो जो मेन डोमेन या मेन स्ट्रीम में उनको जाना है उसके अंदर उनको राइट डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेसिफिकली, वो ना ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्पेशल इंडस्ट्री के, जैसे हम अभी बहुत सी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमारे MOU साइन हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास हम जाके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या स्टूडेंट्स के लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या अब उनको वर्कशॉप की फॉर्म में सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, उन डोमेन्स के ऊपर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अभी रिक्वायरमेंट हैं, जो इमर्जिंग हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खुद के इनिशिएटिव होते हैं जो वो हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ म्यूचुअली एक एग्रीमेंट के तौर पे या अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो अपनी रिक्वायरमेंट हमारे से शेयर करते हैं, तो हम उनको जाके सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो ये इनिशिएटिव बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ले रहे हैं, और तो ऑब्वियसली हर कोई चाह रहा है कि अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने कस्टमर की बेटरमेंट बहुत रिक्वायर्ड है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, तो उनके लिए जो उनका स्पेसिफिक कस्टमर है वो उनका स्टूडेंट है, तो उसको बेटर सर्विस देना ये यूनिवर्सिटीज़ की एक डायरेक्शन है जो अभी एफर्ट किया जा रहा है। इवन स्पेशलाइज्ड डिग्री जो हैं ऑफ़र की जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्पेशलाइजेशन विद डेटा साइंस, स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन साइबर सिक्योरिटी। कॉलेजेस की भी अपने बाउंडेशंस हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन डेफिनेटली इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं गैप तो है, और हम ऑलरेडी इस डायरेक्शन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जो एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो अभी है कि ये अभी टाइम की रिक्वायरमेंट है। गुड सिलेक्शन ऑफ कॉलेज ज़रूरी है। ये डेफिनेटली ये कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो एक फ्यूचर इंजीनियर बनना चाह रहा है या फ्यूचर IT डेवलपर या एक एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाह रहा है, तो मैं किस इंस्टीट्यूशन पे जा रहा हूँ और उसमें बेसिकली मेरे को एक्सपोजर कितना मिलने वाला है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या मिलने वाले हैं, ये आज बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करना। नेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस कीजिए डिटेल में और माइंड मेकअप उस हिसाब से कीजिए कि व्हाट कुड बी द ऑप्शंस फॉर मी। एक प्रायोरिटी बना के रखना चाहिए। एंड ऑब्वियसली IIT NITs के अलावा बहुत से और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोचेस दे सकते हैं, तो उसका भी एक रोड मैप है, वो कैंडिडेट को प्लान करना चाहिए। IT इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स कितनी ज़रूरी है? सॉफ्ट स्किल्स आई थिंक अगर मैं इसको परसेंटेज में भी डिफाइन करना चाहूँ तो इट विल बी नॉट लेस देन 40% दीज डेज। अगर मैं बात कर रहा हूँ आज की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आज की इंडस्ट्री बेसिकली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद हमारे पास इंडिया में भी बहुत बड़े IT जायंट्स हैं। इवन इंडिया में गूगल है, आज माइक्रोसॉफ्ट है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। अब जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ हम क्यों जाना चाहते हैं? एक IT इंजीनियर क्यों एस्पायर करता है? बिकॉज वहाँ ग्रोथ है, आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। अब क्या ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स ही रिक्वायर्ड हैं? क्या टेक्निकल स्किल्स मोर देन सफिशिएंट है? आई विल नॉट से, बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स, लेट इट बी इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आप ओवरऑल किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपना स्किल प्रेजेंट करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ राइट वे। सो यू शुड हैव अ होल्ड ऑन द लैंग्वेज,
एंड पर्टिकुलरली हम बात करते हैं इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो you should be confident enough to present your skills, even to, you should be confident enough to interact with the client, because जब हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, इनके जो क्लाइंटल हैं वो फर्दर डेवलप्ड कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से रहते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए टीम मेंबर्स के तौर पे, एग्जीक्यूटिव के तौर पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, तभी आप उनको मैप कर पाएंगे टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस में। अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो कंपनी इस चीज़ के ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन करता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन आपको लगती है कि आपको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रहा है, या आप लीडिंग पोजीशन पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन से सीनियर पोजीशन पे चलेंगे डेवलपर के तौर पे, लेकिन आप मैनेजर पोजीशन पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। बहुत से अदर फैक्टर्स हैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कुछ है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ में और ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट के अंदर। करियर एडवाइस की बात करें तो एक IT फ्रेशर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कोई भी कंपनी का पार्ट बनने से पहले या फिर कोई भी कंपनी में जब अप्लाई करता है उससे पहले? जब हम फ्रेशर्स की बात करते हैं तो फ्रेशर्स को, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, फ्रेशर्स के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी को सर्विसेज देने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप किसी कंपनी का एसेट बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले आप कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो व्यू पॉइंट है या उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उस प्रोजेक्ट को लेके या उस पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके कंपनी इसके लिए कैंडिडेट ढूंढ रही है, उससे आपका स्किल मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपका जो रेज्यूमे है, पहला प्रेजेंटर आपका वो है। तो सबसे पहली चीज़ आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, आज प्रेजेंट सिनेरियो में कैंडिडेट्स की जो फिल्ट्रेशन है वो पहले ही प्रोसेस में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू कर दी जाती है। AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके रिज्यूमे को फिल्टर करते हैं। तो पहले जो अप्रोच है वो है कैंडिडेट को बनाना चाहिए अपना रिज्यूमे ATS फ्रेंडली। ATS फ्रेंडली का मेन रिक्वायरमेंट होता है कि आप बेसिकली जो स्किल सेट मेंशन कर रहे हैं वो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, उसके डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं वो आपके स्किल्स के अंदर मेंशन होने चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर आपको आपके रिज्यूमे को फिल्टर करेगा अपनी नेक्स्ट स्टेज में प्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला, जो भी स्किल सेट आपके डोमेन से रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड आपके पास प्रोजेक्ट्स मेंशन होने चाहिए। और डेफिनेटली इंटर्नशिप्स की हमने बात की तो इंटर्नशिप्स का कोई ना कोई आपका क्राइटेरिया, कोई सर्टिफिकेशंस आपने जहाँ पे किया है वो मेंशन होना चाहिए। एंड एड ऑन एडवांटेज विल बी द सर्टिफिकेशंस, इट कुड बी द लिंक्डइन सर्टिफिकेशंस, इट कुड बी एनी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सेकेंड थिंग, लिंक्डइन की जो पावर है या लिंक्डइन जो नेटवर्क आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आपको वो रिक्रूटमेंट में, अपनी प्लेसमेंट में आपको हेल्प करने में, तो लिंक्डइन का यूटिलाइजेशन सही डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है। तो लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आप अपने कनेक्शंस बनाइए प्रोफेशनल्स के साथ, बिकॉज जॉब ज़रूरी नहीं कि हो सकता है आपको किसी कंपनी से डायरेक्ट अप्रोच हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है लिंक्डइन के ऊपर तो आपको किसी भी कनेक्शन से भी जॉब रेफरेंस आ सकता है, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर रेफरल जॉब्स के लिए भी एक प्रॉस्पेक्ट रहता है कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो कंपनी आपको उसका एक अप्रिशिएशन देता है, नेटवर्क होना और राइट कैंडिडेट आपने प्रोवाइड किया कंपनी को। तो अगर आपका नेटवर्क सही है तो आप उन कनेक्शंस के थ्रू भी प्लेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, फ्रेशर्स को ध्यान में रखने ज़रूरी है कि हम जब अपने आप को रेडी कर रहे हैं इंडस्ट्री में जाने के लिए, तो ये कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अंश इन्फोटेक का क्या गोल है एंड इस कंपनी को आप आगे कैसे देखते हैं? When we talk about AIT, when we talk about the vision of AIT, we basically aim to use the emerging technology tools and solutions in order to empower youth, individuals, and even companies, in order to succeed in this kind of technical domain or digital world. And parallelly, we are emphasizing कि जो भी individual है, like any sort of aspirant who want to get some technical knowledge, he or she should be able to empower himself with the updated knowledge, with the updated skills which the industry is requiring, and obviously एक life learning process उसके लिए हम दे सकें, updated technologies का awareness दे सकें, and obviously to help him to get absorbed in the right domain, in the right प्रोफाइल जिसके लिए वो सीक आउट कर रहा है। हम डेफिनेटली उसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स को आगे इन्हांस कर रहे हैं जो इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल कंपनीज़ को
इवन इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना चाह रहा है उनके जो करियर प्लान्स हैं उनको सक्सीड करने में, और कहीं ना कहीं वो सक्सेस जो है वो हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना चाह रहे हैं. वी आर वर्किंग इन टू डायरेक्शन एंड होपफुली वी आर equipped with that kind of a team and that of equipment and infrastructure in order to impart this kind of emerging technology domains to all the people out there who are planning to proceed their career in the field of IT and related industry. सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा ही लगता है कि लुधियाना में कुछ नहीं है, ना ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जो हमें किसी भी डोमेन टेक्नोलॉजी में हमारी हेल्प कर सके. एंड तभी लोग कोई चंडीगढ़ जाते हैं, कोई आउट ऑफ पंजाब जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं. जैसे कि पहले मैंने भी सोचा था कि लुधियाना में कुछ नहीं है, मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा अगर जो कुछ अचीव करना है. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जगह नहीं पता है. तो आपकी कंपनी में अगर जो कोई चाहे कि मुझे इंटर्नशिप ले, तो कैसे वो ले सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है वो? देख लिए डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए हमेशा स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं. अगर मैं अभी प्रेजेंट सेशन की बात करूं, ये समर ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है. वी हैव ऑलमोस्ट 19 to 20 पीपल हु आर वर्किंग एज इंटर्न. दे ऑल आर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड दे हैव कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, इवन फ्रॉम द फार प्लेसेस हु हैव कम हियर इन ऑर्डर टू एक्वायर इंटर्नशिप एंड दे आर डूइंग वेल. एंड जब बात करते हैं इंटर्नशिप की, हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं इवैल्यूएशन का, जिसमें हम उनके टेक्निकल स्किल्स को मेजर करते हैं और उनके कम्युनिकेशन स्किल को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस, यू नो, इनके राउंड्स के थ्रू. एंड जब बात कर रहे हैं कि क्या लुधियाना में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखिए डेफिनेटली ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू नो वी आर वर्किंग इन टू डिफरेंट डोमेन्स फॉर सो मेनी ईयर्स, और जितनी भी डोमेन से हम काम कर रहे हैं वो सब इमर्जिंग हैं, और उनके अंदर हम अपडेटेड से अपडेटेड करिकुलम जो है वो कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर रहे हैं. एंड वी आर मेकिंग देम सर्टिफाइड आल्सो पैरेलली. जैसे मैंने मेंशन किया कि सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो भी रोड मैप वो यहाँ फॉलो कर रहा है टेक्निकल डोमेन का, उसको एक सर्टिफिकेशन भी एक्वायर करके बेचें. अदर देन द सर्टिफिकेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको मिलती हैं, पर्टिकुलरली स्किल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफिकेशन, उनको उस डोमेन की सर्टिफिकेशन भी एक्वायर करके साथ में हम बेच रहे हैं. इससे क्या उसका प्रोफाइल अभी से बनना शुरू हो गया या स्ट्रॉन्ग हो गया. और आपका दूसरा क्वेश्चन साथ में यही था कि लोग यू नो बैंगलोर या किसी और ऑप्शन में जाने के लिए यू नो ऑप्शंस देते हैं, चंडीगढ़ मोहाली की. देखिए जैसे मैंने बोला, ये इंडिविजुअलिटी के ऊपर है, ये कम्प्लीटली आपका माइंडसेट क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डेफिनेटली. बट मेरी एक एडवाइस है कि जो भी बिगिनर्स हैं उनको बेसिक लेवल पे भी काम करना होता है. जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप आगे किसी भी डोमेन के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं. अभी क्या अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये फैक्टर्स बहुत से होते हैं, कुछ यू नो पर्सनल फैक्टर्स हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं. लेकिन जो एक्वायर करना चाह रहा स्किल्स, जैसे अब आप देखिए इस वक्त हमारे पास सेशन के अंदर मोर देन 350 स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रेजेंटली यहाँ पे अपने डिफरेंट डोमेन्स के अंदर स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं. ये भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी. आप मिले भी हैं उनसे. तो आज क्योंकि CTF था तो ये इनिशिएटिव हमने लिया. आज ये लुधियाना का पहला इनिशिएटिव था जो हमने लिया. अभी तक किसी ने CTF के ऊपर प्लान भी नहीं किया. तो हम लोग वो सारी चीज़ें जो एम्पावर कर सकती हैं कैंडिडेट को, उसको अवेयर कर सकती हैं, उसको एक्सपोजर दे सकती हैं, वो हम कर रहे हैं. लेकिन ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट को ही डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बेटर है. हाँ, जब एक सर्टेन लेवल पे आप एक टेक्नोलॉजी के ऊपर होल्ड बना लेते हैं और आपको लगता है कि मुझे उसमें फर्दर जो एक्सपर्टीज़ चाहिए या जो मेंटरशिप चाहिए वो शायद मेरे सराउंडिंग्स में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए डेफिनेटली उसको सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा सकूँ, क्या मेरे लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस रीजन में मैं जा सकूँ. तो वो सर्टनली एक लेवल पे जाके अप्रोच करके आपको जो विजन मिलता तभी. अभी इनिशियल स्टेजेस पे मैंने जब देखा है, इवन फाइनल ईयर कंप्लीशन तक बच्चों के पास वो विजन ही नहीं होता, तो रैंडम डिसीजन लिए जाते हैं, या यू कैन से पीपल जस्ट बिलीव इन हेयर से एंड दे जस्ट फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ अदर्स. सो दैट इज़ अ रॉन्ग पाथ. और उसमें कहीं ना कहीं कॉलेज के जो फैकल्टीज़ हैं या जो कॉलेज के मेंबर्स हैं उनको भी एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए, उनको राइट गाइडेंस देने के लिए. बिल्कुल सर. तो ये चीज़ें डेफिनेटली वेरी करेंगी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के. आपके एक IT फाउंडर होने के नाते कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? देखिए एक्सपीरियंसेस हर इंसान के वेरी करते हैं. डेफिनेटली ये एक, जब मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंसेस की, तो एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं आप कैसा भी बिजनेस रन कर रहे हैं या कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंसेस आपके जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस आपको आपका क्लाइंटल ही देता है, आपका कस्टमर देता है.
क्योंकि अगर आप जिस सर्विसेज के अंदर हैं, कैसा भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं या कैसी भी आप जो ऑडियंस है उसको इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है पहले तो। और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें गैप्स क्या हैं ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ जो गैप्स है जहाँ पे आप वाइटर रोल प्ले कर सकते हो और आप क्या पर्सनल कंट्रीब्यूट कर सकते हो जो अभी तक उसमें कंट्रीब्यूशन में नहीं आया किसी की तरफ से। तो किसी भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर आप कह लीजिए या आप कह लीजिए जो एक फाउंडर किसी कंपनी का फाउंडेशन रखना चाह रहा है, उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। हाँ, उसके एक्सपीरियंसेस वेरी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए या किसी के एक्सपीरियंस से सीखिए। बिल्कुल। तो हमने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं वो ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे डिफरेंट रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें जनरलाइज होती हैं या जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो यही हैं कि आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपने वैल्यू क्या ऐड की, जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन के अंदर हैं तो हम क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, लोगों की लाइफ किस तरह से बेटर हो पा रही है। अगर कोई चीज़ किसी पर्सनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे किसी के लिए बेनिफिशियल हो रही है या उसको इम्पैक्ट दे रही है पॉजिटिव वे में ऑब्वियसली, तभी वो आपका राइट ऑडियंस है, राइट कस्टमर बन पाता है और उसी के थ्रू आपका और नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उसके डायरेक्शन गलत है और आपने जो उस सर्विस को देने के लिए जो टीम एक्वायर की हुई है उसकी बिल्डिंग सही से नहीं हुई है, बिकॉज आप सर्विस तभी दे पाते हैं अगर आपका टीम कोलैबोरेटिव वर्क मोड में आपके साथ है। और टीम बिल्डिंग ये एक जो आपका एक थर्ड एस्पेक्ट है कि टीम बिल्डिंग आप बहुत सही से कीजिए कि आपके पास राइट टीम हो और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपने एक अच्छी टीम बनाई हुई है जो आपको सर्विसेज रेंडर करने में हेल्प कर रही है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस जो गोल है वो अचीव करना है। तो आपका विजन और आपके जो टीम है उसका विजन अगर अलाइन नहीं है तो आप किसी भी डायरेक्शन में अगर एफर्ट कर रहे हैं वो आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल सर। सो आई जनरली से सक्सेस इज़ जस्ट नॉट अ वन डे इवेंट या कुछ भी है, इट्स अ बेसिकली जर्नी। तो आपको पाथ बहुत इफेक्टिवली और राइट डायरेक्शन में चूज़ करना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट द सक्सेस। एंड ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपकी सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। बिल्कुल सर। तो आपके ओपिनियन में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, क्वालिटीज़ मेजर नहीं की जा सकती। हम सब जानते हैं कि क्वालिटीज़ इंडिविजुअल वेरी करती हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर की जब जर्नी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखता है। तो पहली चीज़ें हैं कि उसके बैड एक्सपीरियंसेस कम हों और अच्छे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहें अपनी जर्नी के दौरान। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में इंपॉर्टेंट है कि आप आइडिया क्या है आपका या आप क्या बेसिकली रेंडर करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेटिव होना और यूनिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूनिक अगर हम हो तो रहे हैं, लेकिन हम यूनिक होने के साथ साथ वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि नहीं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। हम इनोवेटिव हैं, हम नए आइडिया के साथ हैं और हम वैल्यू भी ऐड कर पा रहे हैं। और वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे चाहिए कि मेरा बिज़नेस ग्रो करे, मुझे नंबर्स में ग्रोथ चाहिए, मुझे मॉनेटरी एस्पेक्ट पे ग्रोथ चाहिए। तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और मेरी एग्जीक्यूशन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं है, आपने प्लानिंग किया लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो वो आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं करने वाला। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए खुद एक अच्छा फाउंडर होना तो ज़रूरी है ही है, और उसके साथ उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरी जो टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो और टीम को मैं रिटेन कैसे कर सकूँ। अगर मैंने पहले तो टीम बिल्डिंग की है तो उसको रिटेन कैसे करना है, टीम का मोराल मेरा कैसे मैं बूस्टअप रख सकता हूँ। ये क्वालिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, उसकी सही प्लानिंग होना और उसका जो विज़न है वो आपकी टीम का विज़न बने, प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो एंड डेफिनेटली आप वैल्यू के ऐड कर पा रहे हैं। बाकी कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी प्रोडक्ट बेस पे है, कंपनी सर्विस बेस पे है और ऑडियंस क्या है, ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर वेरी करेगा और वो ऑब्वियसली हर एक एंटरप्रेन्योर की अपनी अपनी जर्नी डिफाइन करेगा। बिल्कुल सर।